द टाइम्स में खुशामदीद। ऑल इंडिया मिलिट्री कौंसिल देश की चंद अहम और बड़ी तंजीमों में से एक है, जिसका क़याम 1992 में अमल में आया था और इसके बानियों में अहम नाम है काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासिमी रहमतुल्लाह अलैह का और डॉक्टर मोहम्मद मंजूर आलम का। इस तंजीम के क़याम को 33 साल पूरे हो चुके हैं और 33 साल मुकम्मल होने पर इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने तमाम ज़िम्मेदारों को बेंगलुरु में बुलाया। 3 दिनों तक इनका प्रोग्राम वहाँ चलता रहा। देश के हालात पर, मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू हुई, तजावीज़ तय हुई कि कैसे देश में काम करना है और मुसलमानों पर हो रहे जुल्म नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जंग लड़नी है। इस तंजीम ने इस दौरान अपना एक पब्लिक प्रोग्राम भी किया देवराज उर्स भवन में, जो बेंगलुरु में है, और वहाँ देश भर के कायदीन और नुमाया तरीन चेहरे मौजूद थे। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, डॉक्टर यासिन अली उस्मानी, मौलाना अनीसुर रहमान कासमी, इसके अलावा मारूफ एडवोकेट प्रशांत भूषण भी इस प्रोग्राम में गए थे और उन्होंने भी खिताब किया। पब्लिक प्रोग्राम में वहाँ के ज़िम्मेदारों ने, दूसरे इंटेलेक्चुअल और दानिश्वरों ने क्या कुछ कहा, इस वीडियो में आप उसको सुनिए। मैं पहले तो ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल को बधाई देना चाहता हूँ कि ये अपना फाउंडेशन दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसी हुकूमत आ गई है दिल्ली में जो इस देश पर राज कर रही है, तो जो इस देश के नागरिकों की छाती पर बैठकर उनको रौंद रही है, जो इस देश को धर्म के नाम पर बांटना चाहती है, जो इस देश के अल्पसंख्यकों को सेकंड क्लास सिटीजन्स बनाना चाहती है, जो नफरत फैलाकर देश को बांटकर सत्ता में रहना चाहते हैं कि भाई जजों को रिटायरमेंट के बाद कोई दूसरी नौकरी दे दो। इन्होंने खूब धड़ल्ले से इस तरीके को यूज़ किया है। और जैसे अरुण जेटली ने बोला था कि जजों के फैसले इससे इन्फ्लुएंस होते हैं कि उनको रिटायरमेंट के बाद कोई नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, सरकार देगी कि नहीं देगी। तो बहुत सारे लोगों को, जैसे गोगोई साहब चीफ जस्टिस थे जिन्होंने अयोध्या का फैसला दिया, उनको राज्यसभा मेंबर बना दिया। एक और नज़ीर साहब जिन्होंने अयोध्या का फैसला दिया, उनको गवर्नर बना दिया। एक और अरुण मिश्रा साहब जिन्होंने सैकड़ों नहीं बीसियों फैसले ऐसे दिए सरकार के हक में और अडानी के हक में, उनको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बना दिया। एक और साहब खानविलकर जिन्होंने यूएपीए पीएमएलए को सख्त बनाने के लिए फैसले दिए, बेहुदे बहुत सारे फैसले दिए, सब सरकार के हक में फैसले दिए, उनको लोकपाल बना दिया। तमाम ऐसे इन लोगों ने इसको बिल्कुल रूथलेसली इस्तेमाल किया। उसके अलावा ये देखा गया कि जब जब एक फांसीवादी सरकार दिखती है तो बहुत सारे जज जो ईमानदार भी होते हैं वो डर जाते हैं। उनको ये डर लगता है कि भाई कहीं हमको, ये तो बड़ी तगड़ी फांसीवादी सरकार है, हम इनके खिलाफ फैसला देंगे, कहीं हमको ही जेल में डाल दें। तो बहुत सारे जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वो ईमानदार भले ही हों लेकिन इतना हिम्मत नहीं होती, वो भी डर जाते हैं। एक और नया तरीका इन लोगों ने निकाल लिया कि जब जजों का चयन होता है, सुप्रीम कोर्ट ने भले ही कह दिया कि जजों का चयन जो है सरकार नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज करेंगे, लेकिन इन लोगों ने नया तरीका उसको तोड़ने का निकाल दिया, उसकी तोड़ निकाल दी कि जब वरिष्ठ जज कोई अच्छे और स्वतंत्र और रीढ़ की हड्डी वाले जज का चयन करते हैं, तो ये सरकार उस रिकमेंडेशन पर या तो बैठी रहती है, सालों तक बैठी रहती है। अगर इनको एक ही अख्तियार दिया गया है, आप एक बार नाम वापस भेज सकते हैं अपने ऑब्जेक्शन के साथ, उसके बाद अगर वरिष्ठ जजों का कोलिजियम फिर से रीइटरेट करता है तो उसको बनाना पड़ेगा। कभी कभी जब
आमतौर पर तो ये लोग बैठे रहते हैं, उनके बारे में ना हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं, उनका नोटिफिकेशन ही नहीं करते उन जजों का, जो लगता है इनको कि भाई इनमें रीढ़ की हड्डी भी है, स्वतंत्र भी हैं, ईमानदार भी हैं, रीढ़ की हड्डी भी है। उनका ना हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं। जब कोई चीफ जस्टिस बार बार कहता है कि भाई तुमने जवाब ही नहीं दिया, तुम जवाब तो दो, तब ये जवाब देते हैं और ऑब्जेक्शन उठाते हैं। और जब ऑब्जेक्शन के बाद फिर से वरिष्ठ जजों का कोलिजियम यूनैनिमसली उन नाम को रीइटरेट करता है कि नहीं भाई हम इसी जज को चाहते हैं, तब भी उसका अपॉइंटमेंट नोटिफाई नहीं करते। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए था, दो विकल्प थे, या तो वो ये कहते कि भाई लॉ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री जिन्होंने भी ये फाइल रोकी हुई है, जो जवाब नहीं दे रहे, उनके ऊपर हम कंटेम्प्ट का मुकदमा चलाएंगे, उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए कोर्ट में बुलाएंगे। और या वो ये कहते, जैसे कि गवर्नर वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोला था कि अगर 3 महीने में गवर्नर किसी कानून, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया है और गवर्नर उस पर अमल नहीं करता, तो ये मान लिया जाएगा कि उसके ऊपर अमल हो चुका है। अगर वो वापस भी नहीं भेजता, अमल भी नहीं करता, तो मान लिया जाएगा कि अमल हो चुका है। तो इन दोनों में से एक चीज़ करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया और सरकार की मनमानी चलने दी, इस सरकार की, जिसकी वजह से उस तरह के निष्पक्ष, जैसे जस्टिस मुरलीधर, जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के जज के तहत ये बात पूछी कि भाई तुमने कपिल मिश्रा के ऊपर दिल्ली दंगों को उकसाने का FIR क्यों नहीं किया, उनको तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया गया, फिर उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं लाया गया। उसमें कोलिजियम की भी गलती थी, कोलिजियम सरकार के दबाव में आ गया, लेकिन सरकार ने दबाव डाला कि भाई नहीं, इस जज को तो हम लोग नहीं रख सकते, किसी तरह से दिल्ली में भी नहीं रख सकते और सुप्रीम कोर्ट में तो बिल्कुल कतई नहीं आने दे सकते। तो एक ये तरीका सरकार, इस मौजूदा सरकार ने अख्तियार किया है। लेकिन सबसे खतरनाक तरीका ये है कि ये सारी एजेंसीज, IB, पुलिस, CBI, ED, सबको कहते हैं, इनकम टैक्स, कि तुम सारे उन जजों के ऊपर डोजियर बनाओ जो चीफ जस्टिस हैं या चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, और उनमें अगर कोई भी कमज़ोरी पकड़ी गई कि इन्होंने कभी कोई गलत काम किया है, तो उसका इस्तेमाल करके उन जजों को ब्लैकमेल किया जाता है। तो ये सब तरीके अख्तियार करके, हथकंडे अख्तियार करके, इन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बहुत कमज़ोर कर दिया। बहुत कम जजेस ऐसे बचे हैं जिनमें ये 3 क्वालिटीज़ हैं, ईमानदार, निष्पक्ष और जो सरकार से स्वतंत्र, और जिनमें रीढ़ की हड्डी है। बहुत कम बचे हैं। उस दिन हम लोग काउंट कर रहे थे बैठ के, तो लगा कि शायद 5 ही जज हैं सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जिनमें ये 3 क्वालिटीज़ हैं। 5 या 6 हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 35 जजों में। तो हालात बहुत बिगड़ गए हैं। लेकिन आज का जो माहौल है हिंदुस्तान का, जो हो रहा है हिंदुस्तान में, और इन पर्टिकुलर जो हो रहा है मुसलमान कौम के साथ, हम साउथ इंडिया में इतना महसूस नहीं कर पाएंगे जितना नॉर्थ इंडिया में हो रहा है। जब मिली काउंसिल बनी थी, ये एक सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ और इंटरफेथ डायलॉग करेगी, ये थोड़े मुद्दे थे मिली काउंसिल। और आगे जाके भी बहुत साल तक मिली काउंसिल ये की, अभी भी कर रही है। लेकिन अब एक ऐसा दौर आ गया है कि प्रशांत भूषण साहब जब बात किए, जो उनकी स्पीच में वो बोले, CA हो, NRC हो, SIR हो, और
इसमें वो मेरे ख्याल से वक्फ एक्ट का भूल गए बोलने के लिए। जो चीज़ें मैं इन पर्टिकुलर बोलता हूं जो मुसलमान कौम के साथ हो रही है, ये डेलिब्रेट हो रहा है, क्योंकि ये मुद्दे आज के नहीं हैं। जब पार्टीशन हुआ तब से ये मुद्दे थे। जो आज आरएसएस और बीजेपी जो पावर में आए हैं, वो इंडिया को एक सेक्युलर नेशन नहीं रखना चाहते हैं, और उनका एजेंडा क्लियर है और उनका एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था। मेरा हमेशा मानना यह है कि मुसलमान उतना ही देश का नागरिक है, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ हम लोग हमारी मर्जी से इधर रह गए। हमें एक चॉइस था, बट हम हिंदुस्तान सेलेक्ट किए। आज ये हिंदुस्तान और सेक्युलरिज्म और जो मुसलमानों की पहचान है वो खतरे में है। मैं क्योंकि इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का एआईसीसी सेक्रेटरी हूं। मैं महाराष्ट्र इलेक्शंस में स्क्रीनिंग कमेटी में था और ये इलेक्शन इंचार्ज था। जो असेंबली इलेक्शन में ग्राउंड पे जो माहौल था और जो रिजल्ट आया, पूरा उल्टा ही था और रिग्ड था। आप हरियाणा लीजिए, हरियाणा में भी यही हुआ, और जो बिहार में हुआ एसआईआर का प्रोसेस हो, या जो इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है वहाँ जो हुआ है, और जो 10,000 रुपये औरतों को देने की परमिशन दी गई, और एसआईआर में 60 पर 5 लाख वोट्स डिलीट हुए। ये इलेक्शन कमीशन, मैं क्यों इन पर्टिकुलर इलेक्शन कमीशन बोल रहा हूँ, क्योंकि जब बैंगलोर सेंट्रल में इलेक्शन हुआ, मैं 30,000 वोट से हारा। हारने के बाद मैंने 2 हफ्ते के बाद एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, और राहुल जी इसमें पूरा सपोर्ट किए मुझे। और अब इतनी परेशानी की एक बात निकली, पूरे फेक वोट्स थे, डबल वोट्स थे, फेक एड्रेसेस थे, कहीं जगह एड्रेसेस ही नहीं थे, और एक घर में 80 वोट 100 वोट वैसा था। और जब हम लोग इसकी डेप्थ में पहुंचे, 1 लाख वोट का घपला था, और हम हारे 30,000 से। कानून और जब आइन की बालादस्ती के लिए जाहिर है कि कोशिशों की ज़रूरत होती है। हमारे मुल्क की एक तारीख़ रही है, आज से नहीं, 1000 साल पहले से। इस मुल्क में की खूबी रही है कि ऊपर से नीचे तक इंसाफ का बोलबाला रहा है, और जब इंसाफ होता है तो अमन होता है, शांति होती है, और जब अमन और शांति होती है तो मुल्क तरक्की करता है, तिजारत में भी तरक्की करता है। मुल्क में दुनिया की ममलकतों में मुल्क की इज़्ज़त भी बढ़ती है। लेकिन जब उसके ख़िलाफ़ होता है, जुल्म बढ़ता है, कानून पीछे हो जाता है, तो फिर दुनिया में भी उस मुल्क की इज़्ज़त कम हो जाती है। मुल्क की आवाम जुल्म की चक्कियों में पिसती है, और वो फिर मुल्क आगे बढ़ने के बजाय खुदकशी के रास्ते पर आगे बढ़ता है। हमें इस बात को देखकर बड़ा ताज्जुब होता था कि 1000 साल के अंदर इस मुल्क में लोगों ने उतनी खुदकुशी नहीं की होगी जितने चंद सालों में इस मुल्क के अवाम ने, किसानों ने, नौजवानों ने, ख़वातीन ने, यहाँ के बूढ़ों ने, और हत्ता के अभी इलेक्शन कमीशन के दबाव में वो लोग भी खुदकुशी करने लगे हैं जो तालीम जैसे मुक़द्दस पेशे से वाबस्ता हैं। मुसलमानों के मसलकों को जोड़िए। ये
सबसे अहम काम है, क्योंकि आज कल हम बटे हुए हैं, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। और मैं करीबन 30 या 35 साल से जुड़ा हुआ हूं, और आज मैं याद करना चाहता हूं मरहूम अमीर शरीयत मुफ्ती अशरफ अली साहब और मौलाना रिफाई साहब और मौलाना रियाजुर रहमान साहब और मौलाना बाखर रशीदी। इन्होंने ऑल इंडिया मिली काउंसिल को ऐसा मकाम पे ले गए, मगर वो जाने के बाद कोशिश हो रही है, हमारे सुलेमान साहब शाहिद कर रहे हैं, दे आर डूइंग द जॉब, बट उनको सपोर्ट सही नहीं मिल रहा है, उनको सपोर्ट सही नहीं मिल रहा है। और हम चाहते हैं कि सब मिलकर, मैं रिक्वेस्ट करता हूं नसीर साहब और पूरे पॉलिटिकल लीडर्स को, उन ऑल इंडिया मिली काउंसिल एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, शुड बिकम ए प्रेशर ग्रुप ऑफ आवर कम्युनिटी। वी हैव टू बॉडीज, एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ऑल इंडिया मिली काउंसिल, ये दो हमारे हाथ हैं, इन दोनों को हम मजबूत किए, जो भी फिरका परस्त ताकतें आज हमको कुचल रही है, उनसे लड़ने के लिए मौका मिलेगा। आज वो वक्त हम हिंदुस्तान में देख रहे हैं, लेकिन इससे हिम्मत हारने की भी जरूरत नहीं है। ये कौम न डर रही है न डराने वाली है। मोदी अगर किसी से डरता है तो इसी कौम से डरता है। इस कौम की तारीख उसे पता है कि ये कौम को मौत का डर नहीं है, ये कौम को दुनिया की फिक्र नहीं है, आखिरत की फिक्र है। रहने का घर कैसा हो, अच्छा हो, ये नहीं है, सोने की खबर अच्छी हो जाए, ये सबसे बड़ी सोचने वाली अगर कौम दुनिया में कोई है, वो उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम है। तो आज लोग आए नहीं आए, खान साहब के बेटे बोल रहे थे लोगों को आना था, आए नहीं आए, सब चलती बस में सवार होने वाले लोग हो गए। अब क्या मिलता, यही। तो इसलिए चंद अहबाब आज भी जिंदा हैं। इंशाअल्लाह ये वक्त हिंदुस्तान में दोबारा आएगा, मुझे यकीन है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात से मैं यकीन रखता हूँ। और जितना हम दबे हुए हैं उतना ही उठ के खड़े होंगे, वो वक्त हिंदुस्तान के अंदर इंशाअल्लाह हम देखेंगे। सैटरडे रात को चीफ जस्टिस से बात करके संडे स्पेशल कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर स्पेशल सिटिंग होती है और जज जाता है, सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही विल डायरेक्शन देता है डिप्टी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, जो रूट ये मांग रहे हैं उस रूट में उनको परमिशन दिया जाए और पुलिस का पूरे तौर से बंदोबस्त किया जाए। ये माहौल आज हिंदुस्तान के अंदर है, कर्नाटक के अंदर है। तो ये देख कभी कभी अब कितने लोग यहाँ पर एडवोकेट्स हैं, उन लोगों को बेहतर तरीके से आप लोग भी जानते हैं कि कितना बड़ा प्रेशर गुलबर्गा हाई कोर्ट के अंदर, तकरीबन अगेन यादगीर के अंदर जब ये लोग आरएसएस वाले प्रोसेशन निकालना चाहते थे, तो उस वक्त ये वहाँ के जो वजीर हैं जनाब प्रियंक खरगे साहब, उन्होंने उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है यादगीर, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर मतलब, तो फिर वो लोग हाई कोर्ट गुलबर्गा हाई कोर्ट पहुँचे और बीच में दूसरे तंजीम वाले भी पहुँचे कि हमको भी वहीं से प्रोसेशन निकालना है, उसी दिन निकालना है। ये सब अक़लियतों के उस आइनी मकाम की बुनियादें हैं जिसके ज़रिए उन्हें अपनी शनाख्त, मजहबी आज़ादी और इदारा जाती खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अदालतें इन हुकूक़ की मुहाफ़िज़ हैं। यही अदलिया वो फ़ोरम है जहाँ शहरियों को रियासती या समाजी दबाव से बालातर होकर इंसाफ मिलता है
और जहां आईनी अक़दार को अमली ज़िंदगी में नाफिज किया जाता है। आज के हिंदुस्तान में अक़लियतों के हुकूक़ के हवाले से नए नए सवालात जन्म ले रहे हैं। समाजी पोलराइजेशन, नफ़रत अंगेज़ बयानिए, तालीमी व माशी मौक़े में अदम तवाज़ुन और बाज़ मौक़े पर इंतज़ामिया की कमज़ोरी और या जानिबदारी, इन सब चीज़ों ने मिलकर अदालतों की ज़िम्मेदारी को और भी ज़्यादा अहम बना दिया है। The situation in the country is not satisfactory. The social fabric is disturbed. With regards to the Muslim minorities, its bad patch of independent India. Even in the West Bengal, the narratives created by the BJP is disturbing the social amity. However, our government, headed by our leader Mamata Banerjee, is aggressively and vehemently challenging those narratives. We are committed to secular values and the majesty of our Constitution. The rule of law should prevail. The equality before law should prevail. My leader is taking care of that. और अभी सीएम इब्राहिम साहब ने एक बड़ा अहम जुमला कहा कि जब भी मुसलमानों पर जुल्म आता है, जब भी मुसलमानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो फिर वहीं से उम्मत मुस्लिमा का ज़वाल उरूज में तब्दील होता है। उम्मत मुस्लिमा के हालात बदलते हैं, तारीख़ इसकी गवाह रही है। और आज जिस तरह मुसलमानों के मजहबी शियार पर हमला है, मुसलमानों की जान पर हमला है। पहले मुसलमानों को सियासत में हिस्सेदारी नहीं मिलती थी। पहले मसाइल होते थे कि मुस्लिम मोहल्लों में, मुस्लिम इलाक़ों में कामकाज नहीं कराया जाता। पहले का इशू होता था मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब नहीं दी जाती। पहले का हमारा इशू था कि मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकार में हिस्सेदारी नहीं दी जाती। लेकिन आज सूरत हाल ये है, सिचुएशन ये है कि हम सरकार में हिस्सेदारी की बात नहीं कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टियां अगर हमें कम टिकट देती है तो हम उस पर शिकवा नहीं करते हैं। अगर हमें नौकरियां नहीं मिल रही है, हम उस पर शिकवा नहीं कर रहे हैं। बल्कि सिचुएशन और सूरत हाल ये है कि क्या हिंदुस्तान में मुसलमान ज़िंदा रह सकता है या नहीं रह सकता है। क्या मुसलमान नमाज अदा कर सकता है या नहीं कर सकता है। माइकों से अजान होगी या नहीं होगी। हम अपने मुद्दों को लेकर, अपने इश्यूज़ को लेकर कुछ बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। सोशल मीडिया पर हम कुछ लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। अब ये हालात हैं, ये मसाइल है और इसके लिए हमें सोचना पड़ता है। हमें कहा भी जाता है हिकमत अमली से काम लेना है, मसलहत से काम लेना है। हिंदुस्तान यहाँ तक पहुँच चुका है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुख्तलिफ़ हालात में, मुख्तलिफ़ अदवार में परेशानियों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 1947 की जब आप तारीख़ पढ़िएगा तो उस वक्त के हालात को देखकर यही लगेगा कि उस वक्त भी मुसलमानों में डर का माहौल था, खौफ का माहौल था। मुसलमान सर उठाकर नहीं जी रहा था। 1960 की दहाई की तारीख़ को देखें, उस वक्त भी मुसलमानों को गोनागो मुश्किलात का सामना था। 1990 और 92 की तारीख़ को उठाकर देखें, उस वक्त भी पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को दबाया जा रहा था, जगह जगह फसाद हो रहा था। बाबरी मस्जिद के नाम पर जगह जगह मुल्क को, मुसलमानों को मारा जा रहा था। और उसी 1990 की दहाई में हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे अकाबिरीन ने, ख़ास तौर पर हज़रत मौलाना काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासिमी रहमतुल्लाह अलैह और डॉक्टर मंजूर आलम साहब, अल्लाह उनको शिफाए कामिला अता फ़रमाए, उनको लंबी उम्र अता फ़रमाए, उन दोनों बुज़ुर्गों ने ऑल इंडिया मिली कौंसिल कायम करने का फ़ैसला किया। उसके बाद 2000 की तारीख़ है, उसके बाद का सिलसिला है। हर दौर में मुसलमानों को सताया गया, मुसलमानों को परेशान किया गया, लेकिन हम मुसलमान हैं। इस शेर के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि न घबरा शिद्दत गम से हुसूल कामयाबी में, कि शाखे गुल पे गुल आने से पहले खार आते हैं। अल्लाह का ये तख्लीकी मंसूबा है कि अल्लाह ताला जब जिस कौम को बुलंदी पर पहुंचाना चाहता है, कामयाब करना चाहता है, तो पहले
उसके ऊपर इतनी प्रेशर, इतना दबाव डाला जाता है, जिस तरह से स्प्रिंग को आप जितनी तेज़ी से दबाएंगे और जब छोड़ेंगे तो उतनी बुलंदी तक जाएगा वो। तो हमारे पास इस वक्त नहीं है, लेकिन इस परेशानी के बीच हम लोगों को अपने मसाइल का हल ढूंढना है और हमारे ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के बताए हुए गाइडलाइन के मुताबिक हम लोग अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। तारीख शाहिद है कि जब भी जिस कौम को जितना दबाया गया है वो कौम अपना मुहासबा करती है और उस परेशानी को, आने वाले तमाम परेशानियों को वो परेशानी नहीं समझती। या दूसरे स्टेट्स में इंशाल्लाह कर्नाटक की हर डिस्ट्रिक्ट में इंशाल्लाह मिल्ली काउंसिल को हम मजबूत करेंगे और हर डिस्ट्रिक्ट में मिल्ली काउंसिल की एक स्ट्रॉन्ग कमेटी बनाएंगे, चाहे वो माली एतबार से हो या मॉरली एतबार से हो। हमारे कायदीन पूरे हमारे साथ हैं और इनकी एक कौम की ताल्लुक से एक बड़ी अजीब एक फ़िक्र और हमदर्दी है। रात रात बैठ के ये लोग काम कर रहे हैं। आप बिलखुसूस हमारे नसीर साहब और ज़मीर साहब को दुआ कीजिए, क्योंकि ये सब कुछ साथ लेके चल रहे हैं। कर्नाटक के अंदर एक तारीखी काम हो रहा है, तो बिलखुसूस इन लोगों के लिए दुआ कीजिए। और हमारे ज़मीर अहमद साहब इंशाल्लाह डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी इंशाल्लाह होंगे, उसके लिए भी आज इस मिल्ली काउंसिल के ज़िम्मेदारों से गुजारिश करता हूँ, उनके लिए खुसूसी दुआ कीजिए। और इसको हर वो शख्स महसूस कर रहा है जो इस मुल्क से मोहब्बत करता है, इस मुल्क से प्यार करता है, इसके शहरियों के हुकूक के लिए फ़िक्रमंद रहता है। हम देख रहे हैं और जिम्मेदारी क्या बनती है कि 3 तरह की जिम्मेदारी होती है। एक तो ये जिम्मेदारी होती है कि जब लोगों का इंतखाब किया जाए तो हमें मालूम हो कि ये दस्तूर का हिफाजत और इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उसके बाद जब हम देखते हैं कि वो नुमाइंदे बन गए और वो ऐवानों तक पहुँचे, पंचायतों तक पहुँचे, तो वहाँ जाकर उन्होंने हिफाजत की दस्तूर की कि नहीं की। और जब हम ये देखते हैं कि वहाँ हिफाजत नहीं हुई तो पहली जिम्मेदारी मुल्क के अवाम की होती है कि वह ऐसे लोगों को चुने जो दस्तूर का एहतराम बाकी रखें। फिर उसकी दूसरी जिम्मेदारी होती है कि अगर वह एहतराम को बाकी रखने में, उस दस्तूर की बालादस्ती को कायम रखने में कामयाब नहीं होते हैं या कहीं भी दयानतदारी से काम नहीं लेते हैं, तो फिर जिम्मेदारी पार्लियामेंट की बनती है कि पार्लियामेंट उस डिसबैलेंस माहौल को दस्तूर की लौसरी में बैलेंस करते हुए इस मुल्क में दस्तूर की बालादस्ती को कायम करने की कोशिश करे। अवाम अगर वहाँ कहीं धोखा खा जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं, गलती हो जाती है, तो ये जिम्मेदारी पार्लियामेंट पर पहुँचती है। इसके बाद अगर पार्लियामेंट में भी खुदा न करे हम कामयाब नहीं होते हैं, तो इसके बाद वो जिम्मेदारी इस मुल्क की अजीम अदालतों पर आती है कि वो इस मुल्क के दस्तूर की बालादस्ती के लिए अपनी जिम्मेदारी को अपने वक्त पर पूरा करें। मैं हज़रत सदर मोहतरम बरकातहू से बड़े ही अदब के साथ ये गुजारिश करता हूँ और तमाम नायबीन सदर और तमाम ज़िम्मेदारान मिल्ली काउंसिल और हमारे ये जो कायदीन इस वक्त यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, इन सब से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि इस कार्रवाई में शरीक हों और हज़रत वाला इस किताब का जो है इजरा फरमाएँ।